नमस्कार, प्रयागराज की धरती से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं अतुल्य कुंभ। अतुल्य कुंभ में आज हम सबसे पहले बात करेंगे जो इस महाकुंभ की शान है। यानी आप समझ रहे होंगे मैं बात अखाड़ों की करने जा रहा हूं। आपको बता दें कि कुल 13 अखाड़े हैं। इन 13 अखाड़ों का उदय कैसे हुआ, इनका महत्व क्या है, इनमें कौन कौन से बाबा रहते हैं और कैसे ये काम करते हैं, धर्म ध्वजा का यहाँ पे क्या मायने होता है और धर्म ध्वजा इनके लिए कितने मायने रखती है, इन सारी बातों का जिक्र हमारे संवाददाता नवीन कुमार सिंह ने किया है अपनी इस पहली रिपोर्ट में। इसे जरूर देखिए आप। प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। शानदार नगर प्रवेश के साथ अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया है। दरअसल अखाड़ों की परंपरा सबसे अलग और बेमिसाल है। अखाड़ों का शानदार और ऐतिहासिक अतीत है। फिलहाल ये कह पाना सनातनी विद्वानों के लिए भी बेहद मुश्किल होगा कि सारे अखाड़ों में कौन सा अखाड़ा बेहतर है। खैर, विद्वान ये बताते हैं कि जब मुगलों ने सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश की, तब आदि गुरु शंकराचार्य के एक आह्वान पर साधु सन्यासियों की फौज खड़ी हो गई। विधर्मियों से हजारों बार साधुओं के दो हाथ हुए। सन्यासियों ने अपने तलवार, भाले और लाठियों से मुगलिया सल्तनत की नींव हिला डाली थी। मुगल अपने पैर पीछे खींचने को मजबूर हुए और फिर सनातन मुगलिया बेड़ियों से आजाद हुआ। जब हमारा मुगलकालीन शासन था, उस समय अखाड़ों के नागाओं ने अपना बलिदान दिया है। सनातन की परंपरा लुप्त हो रही थी। उस समय जितने भी हमारे संत महात्मा थे, जितने नागा थे, उन्होंने ही गैर हिंदुओं से लड़ाई लड़ी है और अपने सनातन की रक्षा की है। ऐसे भी जो हमारे अखाड़े हैं उनकी परंपरा रही है। जो भी हमारे हिंदू राजा होते थे हमेशा उसका सहयोग करते थे। जब भी जंग होती थी हमारे नागा जंग में हिस्सा लेते थे, क्योंकि जो हमारे नागा है उनके पीछे आगे पीछे कोई नहीं था। और जब एक नागा जंग करता है वो फिर आर पार की जंग लड़ता है। इसीलिए जंग में सबसे ज्यादा नागाओं को ही लिया जाता था। ऐसा हमारा इतिहास है, ऐसी हमारी परंपरा है। अखाड़ों ने सनातन की रक्षा करने का जो संकल्प 12वीं सदी में लिया था, वो आज भी उनकी परंपरा का अटूट हिस्सा है। जानकार ये बताते हैं कि सनातन की रक्षा करने के लिए सबसे पहले जूना अखाड़ा आया, लेकिन आज दुनिया की सनातन संस्कृति के लिए 13 अखाड़े काम कर रहे हैं। इनमें पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी दारागंज प्रयाग, श्री पंच अटल अखाड़ा चैक हनुमान वाराणसी, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी दारागंज प्रयाग, श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती त्र्यंबकेश्वर नासिक, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा, श्री पंच दशनाम पंच अग्नि अखाड़ा, श्री दिगंबर अनि अखाड़ा, श्री निर्वाणी अनि अखाड़ा, श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा, श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा शामिल हैं। ये वो अखाड़े हैं जिन्होंने आज भी सनातन का अस्तित्व बचा रखा है। ये अखाड़े न सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए स्कूल और कॉलेज भी चला रहे हैं। मैं बचपन से ही अवध प्रांत में पढ़ने के लिए आया। कक्षा 6 से ही मैंने अवध धाम में रह करके गुरुओं के बीच में शिक्षा को प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करते करते हमने इस समय शास्त्री के मैं 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ, जो कि इस आचार्यवत को करते हुए, यज्ञ के कराते हुए सनातन धर्म के ध्वजाओं को जा करके देश विदेश में फैलाने का कार्य किया जा रहा है। जहाँ तक अपनी बस चलती है, सनातन धर्म को प्रचार प्रसार करके धर्म के माध्यम से तन मन धन की सेवा को लगाते हुए सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। हम लोग ये जो पढ़ाई करते हैं इसमें हम लोग अपना तो कल्याण करते ही हैं, साथ में पूरे समाज का करते हैं। ये हम लोग का जो कार्य है बहुत ही अच्छा है और हम ऐसा मानते हैं कि अच्छे अगर विद्वान हो तो संसार में इससे बढ़िया कोई कार्य हो ही नहीं सकता। फिलहाल प्रयागराज कुंभ के जरिए अखाड़ों ने फिर अपने वजूद को साबित किया है। अखाड़ों ने अपने संस्कार, परंपरा और ताकत दिखाकर ये संदेश भी दिया है कि इनके रहते सनातन धर्म को कोई खतरा नहीं। नवीन सिंह, IBC 24, प्रयागराज। तो ठीक 14 दिन बाद महाकुंभ का मेला शुरू हो जाएगा। आपने पहली स्टोरी हमारी देखी अखाड़ों के इतिहास के बारे में, और अब आपको बताते हैं कि इन्हीं अखाड़ों में जो साधु संत आते हैं
कई कई योग यहाँ ये करते हैं, कई कई लंबे समय तक हठ योग करते हैं। तो एक हमें बाबा मिले जो हठ योग कर रहे हैं। इनके हठ योग का क्या महत्व है और कब से ये योग कर रहे हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। आस्था की पावन भूमि है। प्रयागराज में श्रद्धा का संगम होने जा रहा है, तो धर्म की इस धरती पर एक से बढ़कर एक संतों का समागम होगा। एक ऐसे ही संत हैं गीतानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने अपने सर पर 2.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हैं। गीतानंद गिरी जी को लोग रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। गीतानंद गिरी जी महाराज के सर पर सजे रुद्राक्ष की संख्या समय के साथ बढ़ती जा रही है। बाबा का ये अनूठा तप कब खत्म होगा, ये किसी को नहीं पता। पहला जब रुद्राक्ष आपने धारण किया, शुरुआत कितने रुद्राक्ष से हुई थी और रुद्राक्ष क्यों? देखो, पहले हम लोग हिंदू सनातन धर्म के एक शाखा हैं और सनातन धर्म के सनातन धर्म के जड़ हैं वो लोग, हम उसमें से हैं। दूसरे हमारा इसके साथ साथ में जो है संत हैं, साधु बने हुए हैं। साधु होने के कारण हम लोगों का किसके लिए बने, घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, किसके लिए? एक परमात्मा के लिए। जब सब कुछ उन्हीं को अर्पण हो गया तो फिर किसके लिए? परमात्मा के लिए। जब उसको हमने उसी को प्राप्त नहीं कर पाए तो हमारा क्या जीवन है? तो जीवन इसलिए जो है शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए, और शंकर भगवान से हमारे हठ योग है कि उस चीज़ को प्राप्त करना, और हठ में जो है उस चीज़ को जीत के और सनातन धर्मों के लिए, राष्ट्र हित के लिए, देश कल्याण के लिए हम लोग इस चीज़ लिए तपस्या करते हैं। जब आपने रुद्राक्ष धारण किया, कितने रुद्राक्षों से शुरुआत हुई, कितना वजन था और इतने सारे रुद्राक्ष, अभी इसका कितना वजन होगा? 21,000 से हमने स्टार्टिंग करी थी। कितना वजन? उस टाइम मेरे ख्याल से मान के चलो 5 से 6 के और 8 के बीच में वेट था। और आगे जो अर्ध कुंभ आया था वहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी। अर्ध कुंभ में से लेके आज महाकुंभ में मेरे को पूरे 6 साल हो गए। 6 साल में के अंदर इसका 2.25 लाख रुद्राक्ष हो चुके हैं। 2.25 लाख रुद्राक्ष बनते हैं 925 माला में। संख्या 9 की गिनती छोड़ के अगर 100 की गिनती करें तो यहाँ जो है 2,500 मालाएं चढ़ चुकी है और संख्या में, और 2.25 लाख से भी ऊपर माला बनती है। और हमारी 12 घंटे की डेली की संकल्प है, 12 साल का तपस्या है। 12 सालों तक ये चलेगा। तो ये अभी 2.25 लाख रुद्राक्ष हैं। हाँ जी, हाँ जी। प्रयागराज महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े में पंजाब से बाबा गीतानंद गिरी महाराज पहुंचे हैं। वे बताते हैं कि उनके माता पिता की कोई संतान नहीं थी। माता पिता ने पूजा अर्चना की, संतों के पास भी गए। वे उनके गुरु सिद्ध समाधि बाबा प्रसाद गिरी जी महाराज के पास गए। गुरुजी ने कहा, आपकी 3 संतान होगी, बीच का पुत्र मुझे देना होगा। पूजा पाठ का तरीका भी बताया। पूजा अर्चना के बाद आखिरकार पहले उनके बड़े भाई, फिर वे स्वयं और उसके बाद उनके एक छोटे भाई पैदा हुए। 2 साल की उम्र में बाबा जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। बाबा को दिए गए वचन के अनुरूप माता पिता ने उन्हें बाल्यकाल में ही गुरुजी के पास छोड़ दिया और तब से ही वे सनातन मार्ग पर हैं। विश्व शांति के लिए उन्होंने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। 21,000 रुद्राक्ष से शुरू हुआ उनका हठ योग 2.25 लाख रुद्राक्षों तक पहुँच चुका है। कैसे आपने इस मार्ग को अपनाया महाराज जी? कितनी उम्र थी जब आपने संन्यास जीवन स्वीकार किया? देखो, गजानन महाराज की कृपा और गुरु महाराज की कृपा से मैं 2 साल का था जब से मैं इस साधु के वेश में हूँ। माता पिता के बाल बच्चे नहीं होते थे, तो उसके वजह से हमारे गुरु महाराज के बसमे के वरदान से जो है बचे हुए मैं बीच का हूँ। जो 2 साल के बाद मेरे को अपने गुरु के शरण में चढ़ा दिया गया था। तो उन्होंने ये कहा था कि ना फर्स्ट ना लास्ट,
बीच का बच्चा मेरे को जो है चढ़ाना पड़ेगा। तो इसी के कारण जो है हमारे को 2 साल के साथ चढ़ा दिया गया था। मतलब जब आपने परिवार छोड़ा, अब महाकुंभ में पूरे संसार के लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, तो क्या दोबारा कभी आपके परिवार से मुलाकात हुई, अपनी बहनों से, माता से, पिताजी से या परिजनों से? देखो, माता पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं। हमारे परिवार में से भाई हैं। पिताजी हमारे रेलवे टीटी थे। दिल्ली से उनकी सर्विस पंजाब और मथुरा तक उनकी सर्विस थी। और एक भाई हमारा पिताजी जी के जो हैं ड्यूटी पर है, और एक भाई अपना फैक्ट्री कर रखा है। उनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है। कहते ना, जब साधु ही बन गए, मोह ममता में रहते, घर बार से वो चीज़ें हमने बिल्कुल त्याग रखा है। हमारा आज तक, जब तक माता पिताजी थे, वो गुरुजी के पास आना जाना था, हम लोग वहाँ से हट जाते थे, अपने दूसरे आश्रमों में चले जाते थे और गुरुजी के पास आना जाना था उन लोगों का। गुरुजी के शरीर देहांत होने के बाद भी जो है अभी हमारा कोई किसी से कोई मतलब संपर्क नहीं। तो देखिए, इस त्याग और इस समर्पण को समझिए कि किस तरह से 12 सालों का ये तप चल रहा है। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि विश्व शांति कायम रहे, सनातन की रक्षा हो। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ अविनाश पाठक, IVS24 प्रयागराज। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 40 करोड़ लोग प्रयागराज की इस धरती पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आएंगे या यहां पर देखने के लिए आएंगे कि महाकुंभ का मेला कैसा होगा। तो सबसे बड़ी और अहम बात क्या हो जाती है? स्वच्छता की। जैसे दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ तो है ही है, लेकिन ये स्वच्छ महाकुंभ कैसे होगा, इसमें आपकी भागीदारी सबसे बड़ी है। और इसके लिए मेला प्रशासन ने क्या इंतजाम करके रखा है, वो आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रयागराज में 2025 में सिर्फ महाकुंभ नहीं बल्कि स्वच्छ महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है। इसके लिए पूरे कुंभ क्षेत्र में तकरीबन 1.5 लाख बायो टॉयलेट्स स्थापित किए जाएंगे। सरकार की मंशा है कि 2025 का महाकुंभ पूरी तरह खुले में शौच मुक्त हो। ऐसे में 4000 हेक्टेयर में स्थापित किए जाने वाले पूरे कुंभ क्षेत्र को 25 सेक्टर्स में बांटकर स्वच्छता सुनिश्चित की जा रही है। 1,60,000 शौचालय, हजारों डस्टबिन, 40 कॉम्पैक्टर्स और 150 टिपर गाड़ियों से मेला क्षेत्र को स्वच्छ रखने की तैयारी है। साफ सफाई के लिए 11,000 सफाई कर्मी और 1100 गंगा सेवकों की नियुक्ति भी की गई है। हजारों स्वयं सेवकों को भी स्वच्छता के इस मिशन से जोड़ा जा रहा है। खास बात यह है कि QR कोड से पूरी सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। वहाँ से झाड़ू लगाते हैं, डस्टबिन हो गई तो डस्टबिन खाली करते हैं, कचरा वचड़ा हो गया जो इधर उधर पड़ा है उसको इकट्ठा करके वही डस्टबिन में डालते हैं। ऐसे ही सब काम करते रहते हैं, झाड़ू वाड़ू लगाते हैं। और फूल वूल होता है तो छन्ना होता है तो उसी से छान के ऊपर लेते हैं। नदी की सफाई एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जी सर। कैसे साफ करते हैं उसको? बस ऐसे मतलब लग्घा बना रखते हैं, तो जैसे फूल हो गया ये सब हो गया तो उसको ऐसे छान के और बस फिर डस्टबिन में पलट लेते हैं। फिर कचरा वाली गाड़ी आती है उसी में डाल लेते हैं। प्रयागराज में सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ को लेकर योगी सरकार ने तकरीबन 2,500 करोड़ का बजट तय किया है। इसमें पूरे कुंभ क्षेत्र को अभेद करने के साथ ही साफ सफाई को लेकर भी तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार कुंभ क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर 300 करोड़ से ज्यादा खर्च करने जा रही है। इसके लिए 52,000 से ज्यादा सामुदायिक शौचालय, 73,000 से ज्यादा शौचालय और 20,000 से ज्यादा पब्लिक यूरिनल है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए QR बेस्ड सिस्टम भी शुरू किया जा रहा है। प्लान के तहत किसी भी टॉयलेट में लगे QR कोड को स्कैन करते ही उसमें आप कंप्लेंट दर्ज कर सकेंगे। गंगा सेवक भी टॉयलेट की साफ सफाई की निगरानी करते हुए QR कोड के जरिए फीडबैक भेजेंगे। कंप्लेंट मिलते ही तुरंत स्वच्छता कर्मी संबंधित टॉयलेट की सफाई करेंगे। खास बात यह है कि इस बार टॉयलेट जेट स्प्रे क्लीनिंग सिस्टम से लैस होगा, जिससे कम पानी में ही प्रेशर से पूरे टॉयलेट को साफ किया जा सकेगा। मेला प्रबंधन के पास पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 45 दिनों के इस महाआयोजन में स्वच्छता को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए अभी से ही तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है।
इस बार के महाकुंभ की टैगलाइन स्वच्छ महाकुंभ है और यही वजह है कि कुंभ मेले के दौरान पूरे 45 दिनों तक प्रयागराज को स्वच्छ रखना प्रशासन के लिए, शासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि इस बार पूरी तरह से प्लान वे पर यहाँ पे काम किया जा रहा है। एक बड़ी व्यवस्था जो है, एक बड़ी तैयारी है वो सफाई की है कि कैसे इस प्रयागराज को स्वच्छ रखा जाए। आपको जानकर हैरत होगी कि इस बार मेला परिसर में 1.5 लाख से भी अधिक बायो टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं और इन बायो टॉयलेट्स में सफाई के लिए भी बेहद हाईटेक सिस्टम अपनाया जाएगा। पहले ये देखिए तस्वीरें कि किस तरह से ये टॉयलेट्स अलग अलग लगाए जा रहे हैं और इंस्टॉलेशन का काम अभी चल रहा है। कि ये देखिए किस तरह से ये आपको लाइन से ऐसे बायो टॉयलेट्स जो हैं वो नज़र आएंगे और ये अलग अलग के बायो कलर के जो बायो टॉयलेट्स हैं इसमें महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है ताकि दिक्कतें ना हो। और इस बायो टॉयलेट में क्या हाईटेक सिस्टम है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हर एक बायो टॉयलेट के बाहर आपको एक QR कोड नज़र आएगा और उस QR कोड को स्कैन करने के बाद आपको सिर्फ उसमें हाँ या ना में जवाब देना है, यानी कि आपके टॉयलेट की सफाई हुई है कि नहीं है, पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है और कोई समस्या है तो नहीं। उस QR कोड को स्कैन करने के बाद जैसे ही आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो वो सारा फीडबैक पहले उत्तर प्रदेश शासन के बाद और उसके बाद संबंधित वेंडर के पास जाएगा। उसके बाद फिर सारे जो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। सफाई कर्मी जो है यहाँ पे आएंगे और सफाई करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि सफाई की मॉनिटरिंग करने के लिए 11,000 से अधिक सफाई कर्मी जो हैं वो तैनात किए गए हैं जो इन बायो टॉयलेट्स की सफाई करेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग 1500 गंगा सेवक दूत हैं जो कि हर दिन सुबह और शाम इन बायो टॉयलेट्स की निगरानी करेंगे, ऐप में दिए गए सवालों का जवाब देंगे, फीडबैक देंगे और उसके बाद फिर सबमिट करने के बाद जो टॉयलेट्स हैं उनकी सफाई होगी। तो ये तो हाईटेक इसलिए है क्योंकि इस बार पूरी तरह से सेसफुल टेक्नोलॉजी से ये जो टॉयलेट्स हैं उनको साफ़ करने की व्यवस्था की गई है। जेट स्प्रे क्लीनिंग सिस्टम होगा जिसके जरिए बेहद प्रेशर के साथ बेहद कम पानी में, आमतौर पर जैसे एयरपोर्ट्स में या रेलवे स्टेशनों में सफाई की जो व्यवस्था होती है ठीक वैसी ही व्यवस्था आपको जेट सिस्टम से यहाँ पे मिलेगी, जिसके जरिए टॉयलेट्स जो हैं पूरी तरह से साफ़ हो जाएंगे। मैनुअल सफाई नहीं होगी, मशीनों के जरिए सफाई होगी। टैंक लगाए गए हैं जिसको सेसफुल टेक्निक से उन टैंक्स को दूसरी जगह पे खाली किया जाएगा और उसके बाद फिर उसको रिसाइकल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से हाईटेक तरीके से इस बार टॉयलेट्स और यूरिनल को यहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है। स्वच्छता की पूरी गारंटी दी जा रही है, यानी कि आमतौर पर मेले में जिस तरह की गंदगी का सामना, जिस तरह की शर्मिंदगी का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ता है तो वो इस बार आपको कुंभ मेले में नज़र नहीं आएगा। पूरी तरह से प्रयागराज स्वच्छ और स्वस्थ नज़र आएगा और महाकुंभ में इस बार पूरी तरह से प्रयागराज को स्वच्छ रखने की तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ अविनाश पाठक, i24 प्रयागराज। महाकुंभ में इस बार ठहरने का बहुत ही भव्य इंतजाम किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारी टीम डोम सिटी गई। अच्छा, डोम सिटी की खासियत ये है, इसके पहले भी हम गए, ये पूरी तरह से अब बनकर तैयार हो गया है। अगर आप डोम सिटी में रुकते हैं तो आप पूरे महाकुंभ को 360 एंगल पर निहार सकेंगे। ये अपने आप में सबसे बड़ी खास बात है क्योंकि इसके पहले लोग आते थे प्रयागराज में, स्नान करते थे त्रिवेणी घाट पे और फिर चले जाते थे, लेकिन वो महाकुंभ को नहीं देख पाते थे। तो अगर आप डोम सिटी में ठहरते हैं तो पूरे महाकुंभ को निहार सकेंगे। हाँ, लेकिन एक बात है कि इसका किराया एक दिन का बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 1 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। ये रिपोर्ट देखिए आप। महाकुंभ को दिव्य, भव्य और डिजिटल कहा गया है। अच्छा, इसकी भव्यता का अंदाजा मुझे भी तब हुआ जब मैं एक डोम सिटी में आया। होता क्या है कि हम संगम किनारे आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं और चले जाते हैं। अब इस डोम सिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि आप 360 एंगल से पूरे संगम परिक्षेत्र को देख सकेंगे, निहार सकेंगे अपनी आंखों से। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मतलब संगम आइए और पूरे संगम क्षेत्र को देखिए। और कहते हैं कि महाकुंभ हो या कुंभ हो, इस दौरान तो साक्षात देवता भी यहां पर आते हैं। तो चलिए मैं आपको डोम सिटी के अंदर लेके चलता हूं। ये बन के तैयार हो गया है। ये देखिए फर्स्ट क्लास यहाँ पे एक डबल बेड रखा हुआ है। आप यहाँ पर बैठिए आराम से और इस सोफे में बैठिए और शानदार तरीके से गंगा जी के और त्रिवेणी घाट को निहारिए, अपनी आंखों से निहारिए। और ये पहली बार प्रयागराज में ये कॉन्सेप्ट
फर्स्ट टाइम आया है। जो आप देख रहे हैं ये देखिए डबल बेड है, वहां पे उसके बाद यहां पर आप चले जाएंगे तो ये टॉयलेट वगैरह है, वॉशरूम वगैरह है, आप वहां जा सकते हैं। पूरा भव्य और दिव्य रूप दिया गया है और ये प्रयागराज में ही नहीं भारत में ये पहली मर्तबा इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए पूरा परिसर जो होगा आप यहां पर बैठ सकते हैं कुर्सी लगाकर। अभी प्रोसेस चल रहा है, 9 जनवरी से इसे पूरी तरह से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये पैसेज है अजय जी, इसे क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये आपका बैल्कनी वाला एरिया है। आप यहां बैठिए, देखिए यहां पर आप बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, बात कर रहे हैं अपने परिवार के लोगों से और लोग, और उसके बाद संगम तट को निहार रहे हैं। ऐसे 40 से ऊपर डोम बन के तैयार होंगे। ये 5 मार्च तक आप यहां पर आ सकते हैं, 5 मार्च तक की व्यवस्था है। ये ठीक बगल में भी आप डोम देख रहे हैं, ऐसे ही है जैसे ये बन के तैयार हुआ है, ठीक इसी तरह से ये दूसरा डोम है जो आप देख रहे हैं। और ऐसे तकरीबन जो मैंने बताया कि 40 डोम बनकर यहां, या इससे ज्यादा 40 या 44 डोम बनकर यहां पर तैयार होंगे। ये जहां तक 1200 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, ये 1200 स्क्वायर फीट का परिसर है। आप यहां पर रहिए, बुक कराइए। इसका किराया क्या है ये जानेंगे जो यहाँ के ऑनर हैं, जो यहाँ की आर्किटेक्ट हैं, उनकी क्या प्लानिंग था, उन लोगों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसका आपने किराया कितना रखा है? जी जो हमारे नॉन ऑस्पिशियस डेज है, जो पर्व के दिन नहीं है, उसमें 81,000 है। और सिर्फ डोम का बता रही हूँ मैं। जो नीचे के हमारे वुडन कॉटेजेस है उसका है 41,000। जो हमारे स्वीट्स है उसका 41,000 है। जो हमारे छोटे कॉटेजेस है उसका 25,000 है। और जो पर्व के दिनों में उसमें कोई भी आएगा तो उनको मिनिमम 3 to 4 डेज का बुकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी अलाउड नहीं होती, तो इसीलिए उनको 1 दिन पहले और 2 दिन शायद बाद में जाना पड़े, उस हिसाब से आपको उनको बुकिंग करनी पड़ेगी। तो उस दिन का जो डोम का रेंट है वो है 1 लाख। महाकुंभ 40 करोड़ लोग तो आएंगे ही, लेकिन ये रोजगार का भी सबसे बड़ा जरिया बना हुआ है। मजदूरों को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है, चाहे महाकुंभ की तैयारी हो रही है उसके पहले वो जो मेहनत कर रहे हैं उनको रोजगार तो मिल ही रहा है, लेकिन इतने भव्य स्तर पर ये लोग आए कहाँ से हैं, कैसे काम कर रहे हैं, इसे बता रहे हैं हमारे प्रयागराज के स्थानीय संवाददाता संदीप कुमार तिवारी। धर्म, आस्था और संस्कृति का महाकुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, वहीं ये है रोजगार रथ कुंभ। यानी कि इस विराट मेले में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। यहाँ संतों, साधुओं, अखाड़ों और संस्थाओं के पंडालों को बनाते हैं। वहाँ जो रहने के लिए टेंट बनते हैं उसको बनाते हैं। और ये विराट मेला, ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम पंडालों, संस्थाओं के टेंटों, तंबुओं को ये लोग बना रहे हैं। ये देखिए, ये चीजें हैं जो पंडालों को सजाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, और वो झोपड़ी जो आप देख रहे हैं उसको रहने के लिए बनाया जाता है। ये सारी चीजें ये लोग बनाते हैं तो इनको रोजगार मिलता है। ये 2 महीने का मेला धर्म, आस्था के साथ साथ लोगों के लिए रोजी रोटी का भी जुगाड़ है। संदीप तिवारी, IBC 24, प्रयागराज। तो महाकुंभ से जुड़ी हर अपडेट सिर्फ आपको IBC 24 पर मिलेगी। बस आपको बने रहना है हमारे साथ। फिलहाल अतुल्य कुंभ में मुझे और मेरे कैमरा पर्सन अजय गुर्जर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।